Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of PGT Sociology, we will discuss about सामाजिक तथ्यों के प्रकार, सामान्य और व्याधिकी सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम और सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की समाजशास्त्रीय पद्धति. Now before wasting our time, we will start our new lecture, मैक्स वेबर एंड इंट्रोडक्शन. वेबर ने 1889 में हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस पर अपनी पीएचडी का शोध प्रबंध लिखा और रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री पर अपना उत्तर डॉक्टरी शोध प्रबंध भी लिखा, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक पद का प्राप्त करने के लिए आवश्यक था. उत्तर डॉक्टरी शोध प्रबंध समाप्त करने पर वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद ग्रहण किया. इसी समय वो विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शैक्षिक पद पर बने रहे. वेबर की कृतियों में द सोशल कॉलेज ऑफ डिके ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, The Religion of China, Confucianism and Taoism. Max Weber on the methodology of social science, the religion of India, the sociology of Hindustan and Buddhism, ancient Judaism, general economic history, the city, theory of social and economic organization, from Max Weber, Essays in Sociology. Now the sociological contribution of Weber. मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी गतिविधि और परिणामों की कारण सही व्याख्या प्रस्तुत की जा सके. E.S. बोगार्डस के शब्दों में, पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की देन थी कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया था. उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धति को कदापि मिलने नहीं देना चाहिए. उन्होंने अपने तरीके से समाजशास्त्र के एक विज्ञान के विकास के लिए नींव डाली. ये वेबर की पद्धति शास्त्रीय गहन अंतर्दृष्टि के कारण ही संभव हुआ. वेबर के अनुसार सामाजिक घटनाओं के परिवर्तनीय तत्वों में से समस्याओं के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण तत्वों और कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में बांट लिया जाए. इस प्रकार से चुने गए तत्व संपूर्ण घटना की सामान्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और साथ ही सामाजिक वैज्ञानिक ध्यान को इधर उधर के व्यर्थ तत्वों में भटकने से भी बचाएंगे. इसलिए ये तत्व वैज्ञानिक के लिए आदर्श होंगे. यही वेबर के पद्धति शास्त्र के बुनियादी शब्द आदर्श प्रारूप हैं. इस प्रकार से समाजशास्त्र में प्रारूपवादी पद्धति को चालू करने का श्रेय वेबर को. इस पद्धति के विषय में वेबर ने लिखा है कि उन्होंने समाजशास्त्र में इसके प्रयोग पर इतना बल इसलिए दिया है क्योंकि इनका विश्वास है कि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन है. जो यह सोचता है कि समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेगा, वो वास्तव में कुछ भी अध्ययन नहीं कर सकता. सब कुछ का अध्ययन करके वह जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा उसमें कुछ वैज्ञानिक यथार्थता हो ही नहीं सकती. इसलिए आवश्यकता ऐसी है कि सामाजिक घटनाओं में से कुछ ऐसे आदर्श प्रारूपों या टाइपों को छांट लिया जाए जिनके अध्ययन से संपूर्ण घटना के संबंध में यथार्थ और वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके. वेबर के शब्दों में, आदर्श प्रारूपों को स्वीकार करने का तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि हमारा अध्ययन भी आदर्शात्मक होगा.
और हमारा निष्कर्ष मूल्यांकनात्मक निर्णयों पर आधारित होगा। वेबर अपने पद्धति शास्त्र को मूल्यांकनात्मक निर्णयों से बहुत दूर रखने के संबंध में सदा प्रयत्नशील और जागरूक रहे। उनका कहना है कि समाजशास्त्री को मूल्यांकनात्मक निर्णयों को नहीं अपितु सर्वत्र सत्य वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया नहीं है, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मैक्स वेबर ने यह भी लिखा है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने से पूर्व हमें निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है तो वो सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इस आक्रमण करने की क्रिया का संबंध उस आक्रांत व्यक्ति की भूतकाल की किसी क्रिया से प्रभावित या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है। उसी प्रकार क्लास में प्रोफेसर के लेक्चर देने के साथ साथ नोट्स लेना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि नोट्स लेने की यह क्रिया भी वर्तमान समय में प्रोफेसर द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर की प्रतिक्रिया स्वरूप हो रही है। दूसरा बिंदु पर चर्चा करेंगे हम। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। बाह्य क्रिया असामाजिक है यदि वह महत्वपूर्णतया जड़ अर्थात बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित होती है। जड़ वस्तुओं द्वारा प्रभावित या उनकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप की गई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है यदि वह केवल ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठे रहने या अकेले में प्रार्थना आराधना करने के रूप में व्यक्त होता है। परंतु यदि हम ब्राह्मण द्वारा उच्चारित मंत्रों को कहते हुए मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं और वह क्रिया सामाजिक है, क्योंकि फूल चढ़ाने की यह क्रिया ब्राह्मण के व्यवहार से संबंधित है। तीसरा बिंदु हम चर्चा करेंगे। मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं कहा जा सकता। वो उस सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित है। यदि 2 साइकिल चलाने वाले आपस में टकरा जाएं तो उसे सामाजिक क्रिया की संज्ञा नहीं देंगे, लेकिन यदि टकरा जाने के बाद उनमें आपस में हाथापाई या गाली गलौज होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें एक व्यवहार दूसरे के व्यवहार से संबंधित या दूसरे के व्यवहार द्वारा प्रभावित है। चौथा बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। उदाहरणार्थ, सड़क पर अनेक व्यक्ति जा रहे हैं, वर्षा होने लगती है, सभी अपना छाता खोल लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि छाता खोलने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का एक दूसरे की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी व्यक्ति का व्यवहार अन्य किसी व्यक्ति की क्रिया का या व्यवहार द्वारा प्रभावित है। ये क्रिया तो वर्षा से संबंधित तथा उसके द्वारा प्रभावित है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूपों का वर्णन किया है। औपचारिक तार्किक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। मैक्स वेबर ने प्रशासन तंत्र की भांति सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप को प्रस्तुत किया है। वेबर सामाजिक क्रिया सिद्धांत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वेबर की पीढ़ी के विचारकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती समाजशास्त्र को परिभाषित करने की थी। एक वेबर की समस्या है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा में तार्किकता को पर्याप्त स्थान देने की थी। दूसरी ओर वे व्यक्तिनिष्ठ को भी सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में स्थान देना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक सूत्र में बंध जाए। वे इसी संदर्भ में समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है।
वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के बारे निर्वाचनात्मक समझ प्राप्त करना है, इसलिए कि इस समझ के द्वारा सामाजिक व्यवहार के कारण और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। सामाजिक क्रिया द्वारा हम समष्टि की यथार्थता का सही अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक क्रिया तो सही अर्थों में विधि शास्त्र है। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, राजनीतिक दल, परिवर्तन, धर्म, प्रशासन तंत्र में ऐसी ही कई सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण सामाजिक क्रिया की विधि द्वारा किया है। मार्टिनडेल ने वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को सामाजिक व्यवहारवाद की एक शाखा के रूप में स्वीकारा है। मैक्स वेबर डिल्थे और रिकर्ट से अत्यधिक प्रभावित थे। डिल्थे एक नवीन आदर्शवादी थे, जबकि रिकर्ट नवीन कांतवादी। रिकर्ट सामाजिक क्रिया की अवधारणा में डिल्थे के विपरीत थे। कांतवादियों का कहना था कि विज्ञान का क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रघटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और यह बेमतलब है कि जिस प्रघटना का अध्ययन किया जा रहा है उसका सरोकार व्यक्तियों से है या भौतिक दुनिया से। वास्तविकता तो ये है कि प्रघटना है और विज्ञान विज्ञान। आदर्शवादियों की तरह ही वेबर का भी ये विश्वास था कि सांस्कृतिक प्रघटनाओं के अध्ययन में हमें समझ की अवधारणा का उपयोग करना पड़ेगा। ये वेबर के वर्स्टेहेन सिद्धांत को बनाता है। यह समझ ही सामाजिक क्रिया का केंद्र बिंदु है। वेबर ने डिल्थे और रिकर्ट की बहस में किसी एक विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। डिल्थे की विचारधारा से वे अर्थ और मूल्यों को समाजशास्त्र की बुनियादी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जिसके अध्ययन में केंद्रीय बिंदु सामाजिक क्रिया में निहित अर्थ और मूल्य है। रिकर्ट यानी नवकांतवादियों से उन्होंने यह आधार प्राप्त किया है कि विज्ञान तो एक विज्ञान होता है, चाहे वह मनोविज्ञान, सामाजिक या भौतिक प्रघटनाओं का अध्ययन ही क्यों न करता हो। रिकर्ट की तरह वे इतिहास को विज्ञान का विरोधी नहीं मानते। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन। आनुभविक विश्लेषण में आदर्श प्रारूप एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि है। सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप में वेबर, डिल्थे और रिकर्ट का समावेश करते हैं। यहाँ हम सामाजिक क्रिया की परिभाषा और उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। वेबर सामाजिक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि हम सामाजिक क्रिया किसी भी मानव अभिवृत्ति या गतिविधि को कहेंगे जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है। यह हैंडेल, वेरहेल्टन एंड सिन जर्मन शब्दावली है जिसको हम क्रिया, गतिविधि और अर्थ कह रहे हैं। ये जर्मन शब्दावली के शब्द हैं। एक अन्य स्थान पर वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ एक या अनेक कर्ता देते हैं। इसमें दूसरे लोगों की अभिवृत्तियां और क्रियाएं होती हैं जिन्हें अंतः क्रियाओं में देखा जा सकता है। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र अपने अंतिम अर्थ में एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके माध्यम से क्रियाओं के बीच में जो कारण कार्य विश्लेषण होता है उसे रखा जा सके। वेबर द्वारा दी गई सभी सामाजिक क्रिया की परिभाषाएं अपने अर्थ में बुनियादी हैं। इनके स्पष्ट है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा के साथ ही निर्वचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया है। इस समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में वर्स्टेहेन कहते हैं। पार्सन्स ने वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा की व्याख्या की है। उनका कहना है कि वेबर ने गैर वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं को सामाजिक क्रिया से निकालने की मूल की है। किसी भी विज्ञान के लिए वेबर ने गैर वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं को सामाजिक क्रिया से निकालने की भूल की है। किसी भी विज्ञान के लिए जिसका संबंध सामाजिक क्रिया से है, निवैयक्तिक प्रक्रियाओं और वस्तुओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। वेबर्स इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, निर्वचनात्मक समाजशास्त्र।
मैक्स वेबर ने जिस तरह समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है, उसमें उनका केंद्रीय उद्देश्य प्रघटनाओं के बारे में एक ऐसी समझ पैदा करना है जिसकी प्रकृति निर्वचनात्मक हो। निर्वचनात्मक समझ एक प्रकार से सामाजिक क्रिया की जान है। अपने आप में गतिविधि कुछ नहीं है, लेकिन गतिविधि के संपादन में जब कर्ता किसी अर्थ में निहित करता है तो यह सामाजिक क्रिया बन जाती है। इस प्रकार वेबर की सामाजिक क्रिया, गतिविधियाँ तथा व्यक्तिनिष्ठ अर्थ आशय से मिलकर बनती हैं। कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर के निर्वचनात्मक समाजशास्त्र का नाम भी दिया है। निर्वचनात्मक समझ कार्य कारण के साथ जुड़ी होती है। वेबर का तर्क है, मनुष्य की सामाजिक क्रिया को केवल प्राकृतिक विज्ञानों की विधि द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्राकृतिक घटनाओं की सही समझ के लिए निर्वचनात्मक समझ को काम में लेना आवश्यक है। ऐसा करना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का विश्लेषण वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रविधियों द्वारा होना चाहिए। जब मनुष्य की सामाजिक क्रिया का विश्लेषण व्यक्तिनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रविधियों के जोड़ से किया जाता है तो यह निर्वचनात्मक समझ को आगे बढ़ाता है। जूलियन फ्रेंड वेबर की निर्वचनात्मक समझ के बारे में कहते हैं, एक आनुभाविक ज्ञान शाखा होने के कारण समाजशास्त्र का सरोकार व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का निर्वचन करना मात्र है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एंड ज़्वैक रेशनल एक्शन, औपचारिक तार्किक या ज़्वैक एक्शन के बारे में। कॉम्पटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्पटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स को नित्य निरंतर देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक हर वीडियोस में इनक्लोज किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप लेक्चर से कंसर्न PDF जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ लेक्चर्स को देखने पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखें, बहुत ही ज़रूरी होने पर घरों से बाहर निकलें, अध्ययन में मन लगाएं। बहुत ही जल्द UPPGT और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता परीक्षाओं की तिथियां सरकार द्वारा घोषित कर दी जाएंगी, इसलिए मन लगाकर सोशियोलॉजी की पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।